You're listening to the Quince podcast. ये जो यूपी है ना, यहाँ हर तरफ चुनावी चकल्लस चल रही है। 2 फेज की वोटिंग होने के बाद सब पूछ रहे हैं कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। जहन में बस एक ही सवाल है, किसकी सरकार बनेगी। अरे भाई, सरकार किसकी बनेगी ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। लेकिन चुनाव बीतने के साथ साथ नेताओं के प्रचार और वोटों के प्रतिशत से जो कहानी निकल कर आ रही है, पहले उसे समझने की जरूरत है। क्योंकि दिन बीतने के साथ ही नेताओं के बयान भी तीखे होते जा रहे हैं। पार्टियों का डर सामने आ रहा है। आज इसी डर को डिकोड करते हैं। लाइट्स, एक्शन, पॉलिटिक्स। यूपी इलेक्शंस में क्या बड़ा हो रहा है, जो हो रहा है उसका मतलब क्या है। यूपी को जानने वाले एक्सपर्ट्स को सुनिए प्रतीक वाघमारे के साथ क्विंट हिंदी की इस नई पॉडकास्ट सीरीज में, ये जो यूपी है ना। पहले 2 चरणों का मतदान अखिलेश यादव और उनके गठबंधन के लिए काफी अहम था, क्योंकि कई सीटों पर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी। लेकिन अब 2 चरणों के मतदान के बाद क्या लग रहा है, मतदान के आंकड़े हमारे सामने हैं। मेरे साथ बातचीत के लिए जुड़ चुके हैं नवेद शिकोह साहब, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी यूपी की जो चुनाव की हवा है वो कैसी है, क्योंकि 2 चरण के जो मतदान है वो हो चुके हैं। क्या लग रहा है अभी? जी। देखिए अभी तक जो दिखाई दे रहा है, सुनाई पड़ रहा है, हम्म। उसमें बहुत कुछ दिखने के बाद भी खामोशी बहुत है और कुछ साइलेंट लग रहा है। हालांकि बहुत कुछ दिखा भी है, ये बड़े ताज्जुब की बात है कि दिखाई भी बहुत कुछ दे रहा है लेकिन फिर भी साइलेंट है। सुनाई भी बहुत कुछ दे रहा है, फिर भी इस चुनाव को साइलेंट कह सकते हैं। असल में 2 चरण जो अभी तक हो गए हैं, उसकी कुछ हलचल देखने को हम लोगों को मिली। फेजेस जो थे ये किसानों के बहुल इलाकों में थे, जाटों का यहाँ पर वर्चस्व रहा, मुसलमानों की संख्या बड़ी थी और ये सारे फैक्टर्स जो है ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी। किसान नाराज हो चुके थे, सरकार किसानों के बीच में टकराव हो चुका था। किसान आंदोलन के बाद में जिस तरीके से कानून वापस लिए सरकार ने, वो बैकफुट पे आई सरकार। उसके बाद भी किसान नाराज रहे। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किसानों को और खासतौर से जाट समुदाय के लोगों को मनाने की कोशिश की। भाजपा के शीर्ष नेता गली-गली भटके जाट समुदाय के लोगों को अब मनाने के लिए कोशिश की और इस कोशिश की तारीफ करना चाहिए, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल का बड़ा नेता अगर जमीन पे उतरता है और जनता के बीच किसी भी रूप में जाता है तो अच्छी बात है। जनता और नेता के बीच कम्युनिकेशन होना चाहिए, भले ही वो 5 साल के बाद जाए। लेकिन ये सारी तस्वीरें तो ये कह रही थी कि भाजपा के लिए चुनौती और गठबंधन के लिए बहुत ही उर्वरक भूमि नजर आई ये पश्चिम की। क्योंकि यहाँ पर जब किसानों की नाराजगी थी, उन्होंने अगर भाजपा के खिलाफ उनके मन में कुछ ऐसी कोई भाव होंगे तो वो कोई विकल्प तलाश रहे होंगे और विकल्प में उनको एक बड़ा मजबूत गठबंधन दिख रहा होगा, जिसमें उनके नायक जयंत चौधरी लीड कर रहे थे रालोद से। जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय लोकदल का कहीं ना कहीं उस जमीन से रिश्ता रहा है, खानदानी 3 पीढ़ियां रही हैं। तो ये 2 फेजेस की बात अगर की जाए तो इसमें तो कुछ तस्वीरें समझ में आई। ये समझ में आई कि भाई सरकार से और किसानों से नाराजगी थी, इसलिए हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा ना कर पाए तमाम कोशिश के बावजूद। और मुझे ने महसूस किया है कि ये हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण फेसेस रहे, क्योंकि मुसलमानों की संख्या भी उधर बहुत ही सेकंड फेज में सब जानते हैं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा विश्वास भारतीय जनता पार्टी नहीं है। कहीं ना कहीं उनके अंदर अविश्वास की भावना है। किसान भी नाराज थे, वही जाट वही किसान जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड ऐतिहासिक जीत दिलवाई थी। लेकिन अति अपेक्षाएं थी, उम्मीदें थी किसानों को। उनको लगा कि केंद्र सरकार कृषि कानून ने जो है वो किसानों के साथ ठीक नहीं किया, केंद्र की नीतियां जो है वो किसानों के हित में नहीं थी। इस तरह की आवाजें बुलंद हुई थी, तो कुछ चीजें समझ में आई थी। लेकिन एक और फेस है जो अब फेस है चुनाव का, जिसमें भी कुछ चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि
यादव बाहुल है कई उसमें क्षेत्र, जिसमें समाजवादी खासतौर से ये मुलायम परिवार का वर्चस्व रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव इसके बाद बहुत सन्नाटे में होगा। शहरी मतदाता अपनी कोई भी पत्ते नहीं खोल रहा है, कोई व्यूज सामने नहीं आ रहे हैं। क्या ये खामोशी के पीछे सरकार का समर्थन है या हम्म। नाराजगी है हाँ, रोजगार क्योंकि को लेकर, हाँ महंगाई को हाँ, लेकर? नवेद साहब, ये फैक्टर तो है कि गांव में जो है वो ज्यादा मतदान हो रहा है। तो जी, बीजेपी को इससे कितना खतरा हो सकता है, और आने वाले फेजेस में भी कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है क्या हमें? देखिए आने वाले फेजेस में मैंने कहा ये तीसरा फेज जो है इसमें भी कुछ चीजों का हम एनालाइज कर सकते हैं। ये एनालाइज कर हम्म। सकते हैं कि भाई उसमें कुछ सीटें जो है वो यादव बाहुल है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ फायदा गठबंधन का होगा क्योंकि नेट टू नेट लड़ाई हो रही है। तीसरे और चौथे का बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है दलों की, और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच हम्म। लड़ाई है। मुझे लगता है कि यहाँ भी कुछ तस्वीर आधार वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का, इसलिए शायद गठबंधन के लिए ये भी कुछ सकारात्मक रहे, भाजपा के लिए ये फेस भी चुनौतीपूर्ण रहे। लेकिन इसके बाद के सारे फेसेस जितने भी हैं, पूरा 75% 70% जो चुनाव बचा है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के फेवर हम्म। में आ सकता है। और यहाँ उल्टा हिसाब हो सकता है, आने वाले फेजेस में सपा के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि शहरों में, ओके। अवध में, हम्म। बुंदेलखंड में अभी तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है। लेकिन अभी ये हम कह तो सकते हैं पुराने रिकॉर्ड को लेकर, लेकिन यहाँ खामोशी बहुत है, यहाँ विरोध ओके। नहीं दिख रहा है, ना दीवानगी दिख रही है नरेंद्र मोदी की, और ना ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का समर्थन दिख रहा है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो अभी कानपुर में एक बयान दिया गया कि हिंदू वोटों को बांटने की कोशिश हो रही है। तो क्या जैसे जैसे चुनाव बढ़ रहा है, वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश तेज हो रही है सीधे टॉप लेवल से? इस बीच चुनाव ऐसी बातें किस तरीके का संकेत देती है? देखिए थोड़ा-सा दुःख होता है एक आम नागरिक को, और हमें और आपको भी दुःख होना चाहिए। जिस देश ने नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व को चुना, इतने प्यार से, इतने दुलार से और इतनी लोकप्रियता उनको दी, उनको हम्म। अपना जननायक माना, उनको अपना हीरो माना है इस देश ने, और बहुत कुछ उम्मीदें हैं नरेंद्र मोदी जी से। वो हमारे देश का गौरव है, प्रचंड बहुमत से दूसरी बार जीते हैं, कई बार गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, उदारवादी नेताओं में उनका शुमार किया जा सकता है, बहुत बैलेंस बोलते हैं। लेकिन मोदी जी एक बड़े पद पर रहकर अगर वो हिंदू मुसलमान और बंटवारा और इस तरह की बातें करते हैं, तो थोड़ा दुःख होता है। मुझे लगता है कि उनके प्रशंसकों को भी उनको इस तरह के शब्द अच्छे नहीं लगते होंगे। हिंदू बँट हम्म। रहा है, मुसलमान एक हो रहा है, टकराव 80 और 20, ये सारी चीज़ें देश की उन्नति प्रगति के लिए अच्छी नहीं है। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को उस धारा में नहीं जाना चाहिए है जो उत्तर प्रदेश की घिसी-पिटी और बहुत ही नकारात्मक राजनीति है, जहाँ कभी धर्म और कभी जाति इस चुनावी माहौल को गंदा करती है और गंदी राजनीति करती है। हम्म। नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा कद है। मुझे लगता है कि वो विकास की बातें करें, वो अच्छे आश्वासन दें, वो स्वास्थ्य की बात करें, वो शिक्षा की बात करें, वो महिलाओं की रक्षा की भी बात करें, वो ज़रूर विपक्ष पर हमला करें, वो ज़रूर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो ज़रूर पिछली सरकारों में जिस तरीके से जो कमियां रही, हम्म। समाजवादी पार्टी और बसपा सरकार, कांग्रेस, उस पर सवाल जरूर उठाए। लेकिन जो हम्म। हिंदू मुसलमान वाली बातें बार बार रिपीट हो रही हैं, कभी कभी हो भी जाए तो चलिए ठीक है, दाल में नमक के बराबर। लेकिन एक हम्म। ही बात हमेशा नकारात्मक चीजें अगर कोई बड़ा नेता करता है, बुलडोजर चलना अच्छी बात है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होना अच्छी बात है, लेकिन कोई सकारात्मक बातें नहीं हो पा रही हैं इन सब बातों के। बार-बार रिपीट हो रहा है, ध्रुवीकरण का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये मामूली हम्म। मजदूर, किसान और आम और कम पढ़ा-लिखा, कम जागरूकता से जुड़ा हुआ इंसान भी समझ सकता है, ये नकारात्मक है। अच्छा, 2014, 2017 और 19 में मोदी का साथ देने वाला गैर यादव ओबीसी किसके साथ नजर आ रहा है आपको? देखिए यही तो मैंने जहाँ अपनी बात शुरू की थी, हम्म। पूरा निर्णायक जो होगा वो गैर यादव ओबीसी ही होगा, हम्म। क्योंकि सारी चीजें कुछ समझ में आती हैं। ये बात कहने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए कि मुसलमान जो करीब 18 से 20% है उत्तर प्रदेश में,
ये भाजपा के साथ इसका बहुत साफ विश्वास का रिश्ता नहीं है। जो सच है उसको कहने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। अपर कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, इन सबका भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक विश्वास जुड़ा हुआ है और ये ट्रेडिशनल वोटर हैं। ये नाराज हो के भी भाजपा को वोट देते हैं, ये एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये जानकार लोग कहते हैं और इस तरह के व्यूज सामने आते हैं। अभी अभी यादव, इनकी क्या पोजीशन होगी, जो ब्राह्मण वोटर की देखिए आप बात कर रहे हैं? अभी जो आकलन हम लोग कर रहे हैं, तमाम लोग ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि ब्राह्मण ट्रेडिशनल वोटर है भारतीय जनता पार्टी का। और मैंने एक शब्द कहा कि नाराजगी के बाद भी वो भाजपा का समर्थन करता है और कहीं ना कहीं बहुत ऐसे कम ही मौके ऐसे हुए हैं जब उसने देखा कि भाजपा जब हाशिए पर रही और भाजपा का जब कोई बहुत सरकार बनाने के चांसेस नहीं थे, तब उनका रुख होता था जो सरकार बना रहा होता था, जो ब्राह्मण समाज के हित की बात करता था। जैसे एक बार ब्राह्मण समाज ने बहन मायावती जी यानी बसपा की सरकार बनवाई, उसके बाद में बसपा से त्रस्त जब जनता हो गई थी, नया विकल्प तलाश रही थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार बनवाई, तमाम प्रदेश की जनता ने, उसमें ब्राह्मण समाज भी सामने था। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि वो सरकार बनाती। लेकिन इस वक्त भारतीय जनता पार्टी आज तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी कहीं ना कहीं ताकत में है। वो सरकार, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो रिपीट नहीं करेगी, वो रिपीट कर भी सकती है। ऐसे में मुझे लगता है कि ब्राह्मण वोट थोड़ा सा कट सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। अब वो कट के कहाँ जाएगा ये भी अभी तय नहीं है। लेकिन ये बात जो आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज उठाई है कि ओबीसी जो है, जिसकी ये करीब 50% की भागीदारी है, लगभग वो कहाँ जाएगा? उसने भाजपा का समर्थन करके उस वर्ग ने ही भाजपा की सरकार बनाई थी, क्योंकि ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, ये सारे मतलब ये जो अपर कास्ट से जुड़े हुए ये जो फैक्टर्स है, ये ट्रेडिशनल वोटर भाजपा के रहे हैं। लेकिन प्लस जो हुए थे वो दलित समाज और पिछड़ा समाज हुआ था। लेकिन पिछड़ा समाज क्या 5 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार से संतुष्ट था या असंतुष्ट है? क्या वो पुनः भाजपा का समर्थन करेगा या नाराजगी की वजह से वो कोई विकल्प तलाश कर चुका है, मूड बना चुका है? ये तस्वीर मैंने या हम जैसे सैकड़ों लोगों ने इस बात को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये इतनी गजब का इस खामोशी है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और ये बड़ा जादुई एक कहीं ना कहीं सन्नाटा चल रहा है, जिसमें मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद ही पता चलेगा। अभी और फेसेस में जहां पर वोटिंग होगी उसमें भी मुझे लग रहा है तस्वीर सामने नहीं आएगी। और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की खासियत ये होती है, यहाँ की जनता की ये खासियत होती है कि ये बहुत खामोशी के साथ में वोट करती है और जब नतीजे आते हैं तो बहुत चौंकाने वाले होते हैं। लेकिन एक वाक्य जो आपका सवाल है, मैं समझता हूँ ये पूरे उत्तर प्रदेश के जो सिनेरियो है उसमें ये फिट बैठता है कि ओबीसी क्या करने जा रहा है और वो जो करेगा उसी से सरकार बनेगी। चलिए नवेद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके समय के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, ओके, वेलकम। तो आप सुन रहे थे यूपी चुनाव पर क्विंट हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज ये जो यूपी है ना। अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया एपिसोड आने पर आपको अपडेट मिल जाए। इस पॉडकास्ट को आप कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं, जैसे गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो सावन, स्पॉटिफाई, गाना और भी कई पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स। तो यूपी चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर को जानने और समझने के लिए जुड़े रहिए क्विंट के साथ।